नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अंधेरा भी छट गया है, सूरज भी निकल चुका है और कमल लगातार एक के बाद एक खिलते ही जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता की एक के बाद एक आयाम रच रही है, जिस तरह से उसकी लोकप्रियता देश और दुनिया में बढ़ती जा रही है उसके कार्यों को लेकर। हालांकि अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक चीज़ में होती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में नेगेटिव कहने वाले नेगेटिव कह रहे हैं। हालांकि देश और दुनिया भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अपना चुकी है और ऐसे में लोकप्रियता जिस तरह से उसकी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोकप्रिय एमएलसी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, रामचंद्र प्रधान जी, जो लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से हैं। और बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो सर आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि शुरुआती जर्नी जो आपकी रही है, गांव से आपने पढ़ाई लिखाई किया है, मेरे ख्याल से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई 10 गांव तक आपकी हुई है। वहाँ से जर्नी में आपका जानना चाहूँगी कि गांव में किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की, पहले आप मुझे वो बताइए। देखिए नन्ना जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले जी। अब तो वहाँ बहुत कुछ बदल गया। पहले तो बिल्कुल देहात था, जब हम लोग बचपना था तो एकदम ही गांव था। जी। और गांव के बद से बदतर हालात जैसे कई अब तो नहीं हो उतने हैं, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि गांव में कच्चे घर होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, खड़ंजा बड़ा मुश्किल से शायद ही कहीं लगा हो, और मैं खड़ंजा भी नहीं लगा होता था। और मैंने तो अपने बचपन में देखा था गांव में कुआं होते थे, कुएं से पानी निकालना, कुएं से नहाना, ये सारी स्थितियां होती थी। तो हम लोगों ने तो वो बचपना देखा है। गांव का प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ते थे और वो बड़ा कठिन समय लगता था, आज के दौर में लगता है। उस समय तो मस्ती थी, वही बहुत अच्छा था। वही तो अच्छा था। जी। लेकिन आज जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे क्या उस समय खराब, जो कितना गड़बड़ था। तो इस तरह से बचपना तो हम लोगों का गांव में गुजरा, वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े लिखे, प्राइमरी स्कूल में पढ़े। एक बड़ी उस समय तो बहुत आभास नहीं हुआ। एक हम लोग कक्षा 6 में पढ़ने गए, कसमंडी हमारे गांव के 2-3 किलोमीटर दूर पे एक गाँव। वहाँ एक जो हमारे गांव में तो कक्षा 5 तक पढ़ाई थी, कसमंडी में कक्षा 8 तक की पढ़ाई थी। जी। तो कक्षा 8 में कक्षा 6 में जब हम लोगों का एडमिशन हमारे पिताजी ने वहाँ कराया, तो एक दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ जी। तो मैं जैसे स्कूल 10 बजे होता है, उसके पहले हम लोग पहुँच जाते थे। तो बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे हम लोग खेल रहे थे। तो हमारे अच्छा, ये कौन सी कक्षा की बात है? उस टाइम आप कौन सी कक्षा में थे? कक्षा 6 में। अच्छा, 6 की बात है जी। और 6 में जब हम लोग खेल रहे थे, तब तक मास्टर साहब हमारे, उस समय मास्टर टीचर तो आज तो पर्याप्त हैं जी। पहले तो एक स्कूल में 2 या 3 टीचर होते थे। अच्छा, अभी तो पर्याप्त है। अब तो पर्याप्त है। तो उस समय एक हमारे ताराचंद द्विवेदी जी हमारे माननीय प्रधानाचार्य थे वो जी। तो वही पास के ही पड़ोस के गांव के रहने वाले थे, वो हेडमास्टर भी थे। तो वो सीन मुझे अभी तक याद आता है। हम लोग खेल रहे थे तो देखा मास्टर साहब गुरुजी आ रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी भागे। तो एक कुआं था जो था स्कूल के बगल में, तो कुएं से लोटा बाल्टी रहता था ना, तो हम लोग जल्दी जल्दी से खींच के बाल्टी से पानी निकाले और उससे जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोए। तो एक लड़का हम लोग साथ जो खेल रहा था जी। वो पासी बिरादरी का था, शेड्यूल कास्ट में, और पासी बिरादरी। तो हम लोग को बचपना था ना, कोई जातिवाद इस तरह का कोई भाव तो रहता नहीं था। जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उस समय कितना जाति का जहर था, कितना छुआछूत उस दौर में दौर में था।
अच्छा, ये कौन से साल की बात होगी सर जब आप कक्षा ये छः में मुझे लगता है हम्म, हाई स्कूल, मुझे लगता है कि ये 80-81 की बात होगी। 1981-80 हाँ, लगभग 80 या ऐसे। 81 की बात होगी। जी। तो उस समय इतना भयानक चलता था। और गांव में ये चीज ज्यादातर देखने को मिलता है। हाँ, बहुत बहुत होता था। और यहाँ तक कि हम लोगों के घरों में भी हमने देखा है ना, हम्म, कि गांव में देखते थे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोगों से इतनी दूरी बनाते थे लोग कि छुआछूत इतना ज्यादा, ये इतनी वैमनस्यता थी जी। कि आज हम उसको आभास करते हैं, हम्म, उस समय तो नहीं। तो बल्कि अगर उस तरह के लोग घरों में आ जाते थे तो उनको दूसरे तरह के कुल्हड़ में चाय दे दिए, कुल्हड़ में पानी दे दिया गया, या उनसे मतलब बर्तन तक छूने की अच्छा, आजकल के इजाजत नहीं जमाने थी। में कुल्हड़ तो बहुत शो ऑफ के लिए हो अब गया है। तो शो ऑफ रेस्टोरेंट हो में गया। जाइए, घर में लो शो अब पीस तो के तौर स्थिति पे। ये हो गई है हाँ। मुन्ना जी कि जो पहले क्या होता था, गरीब आदमी मोटा अनाज खाता था हम्म, और आज अमीर आदमी खाता है। हम्म, अब गरीब गरीब नहीं खाता, अब मोटा अनाज बड़े लोग खाते हैं, हम्म, गरीब आदमी गेहूं खाता है। जी। आज डॉक्टरों ने मना कर दिया कि बड़े लोगों को गेहूं नहीं खाना चाहिए। हम्म, तो आज वो दौर बदल गया। हम्म, तो उस समय की वो घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे जब सोचता हूँ कि अरे ऐसा भी होता था, तो जल्दी जल्दी भागे। तो वो जो लड़का था बलराम, उसने कहा यार मेरे भी हाथ पैर धुलवा दो। क्यों? क्योंकि वो उस बाल्टी लोटे को छू नहीं सकता था। ओहो, अब चूंकि हम लोग बच्चे थे, हम्म, बदमाशी में टीचर का डर भी था, और और भागे छोड़ के जल्दी हमने कहा उसको पकड़ा दिया हाँ। कि तुम अपना करो, मैं चला। अच्छा, आप जल्दबाजी में आप लोग चले। जल्दी में गए और उससे कहा तुम करो, मैं क्यों धुलाऊं। हम्म, उसने लोटा बाल्टी जो था उससे अपने हाथ पैर धोए और चला। ये हालांकि वो मेरे गुरुजी थे, हम्म, लेकिन उस समय के माहौल माहौल ही था ऐसा। हम्म, मुझे नहीं कहना चाहिए, आज दुनिया में भी नहीं है। हम्म, जब प्रार्थना होती थी, हम्म, प्रार्थना हुई, जैसे ही आए वो हम लोग खड़े हुए, प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद हम्म, सब बच्चों से कहा सब लोग चलो, अब दो लोगों को खड़ा कर दिया गया कि आप रुको रहो ये। हम्म। तो हम दोनों को, आप और बलराम, बलराम जो खुद से हाथ पैर धुले थे, जिसको आप लोग छोड़ के गए थे। हम लोगों को इस बात की सजा मिली, हम्म, कि हमको इस बात की सजा मिली कि तुमने उसको लोटा बाल्टी दिया क्यों, हम्म, और उसको इस बात की सजा मिली कि तुमने लोटा बाल्टी छुआ। छुआ क्यों? आज सिहर जाता है कि ऐसा भी होता था। ये अपनी बाप बीती बता रहा हूं। तो ऐसा एक माहौल ही था। हम्म, और उस समय क्या, मुझे लगता है इस देश में कांग्रेस की सरकारें होती थी, हम्म, उस समय इसके और आज के बहुत परिवर्तन हुआ, जी। बहुत सारी चेंज हुई। हम्म, तो हम लोग तो उस गांव से निकल के आए, गांव में पढ़ाई लिखाई किए, छप्पर में घर होते थे, कच्चे घर होते थे। फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते गए इसी तरह बढ़ते से। गए। ठीक है। पिताजी आपके किसान थे, और जहाँ तक मैं आपके बारे में, आपका ये इंटरव्यू करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में सर्च भी की, कि आप क्या हैं, कैसे हैं, पढ़ाई भी की आपको लेकर। जो आंकड़े मेरे सामने निकल कर है उसमें यह है कि अभी के अकॉर्डिंग पहले जो आपकी फैमिली थी, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, पिताजी किसान थे। ऐसे में उस दौर में किस तरह से सरवाइव आप करते थे? तो कहता हूँ, मैंने वो गांव का जीवन देखा है। मैंने कहा ना कि हम तो वो गांव देखे हैं जहाँ कच्चे मकान होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, बरसात में कीचड़ होता था, पक्के घर नहीं होते, बरसात में घर गिरते थे, तो लोग सहारा ढूंढते थे, कहीं पक्का किसी का हो उसमें चले जाएं, या कच्चे घरों का, कच्चे रास्तों का। और दूसरी बात क्या है कि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं। जी। लोगों के पास, हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे, कोई बड़े किसान जमींदार परिवार वाले किसान तो थे नहीं। खुद मेहनत करके अपने, और उस समय तो बैलों से खेती होती थी। बैल, मशीनें भी नहीं हुआ। मशीनें भी नहीं थी, तब ट्रैक्टर तो नहीं होता था। जी। तो हमने बचपन में देखा है कि हमारे गांव घर में भी गाय भैंस बैल होते
होते थे उन बैल। तो उस समय वो कड़ी मेहनत करते थे। हम तो अपने पिताजी को इस बात का धन्य मानते हैं, और हम तो बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि हमारे पिताजी एक छोटे किसान होते हुए बड़ी मेहनत करके हम सब भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। कभी जैसा आज होता है गांव में कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, छोटे किसान होते थे, अब तो खैर हमारी सरकार ने भी बहुत स्कूल चलो अभियान बना दिया है और हर बच्चे को स्कूल जाना ही है, इस तरह का अभियान अब हमारी सरकार कर रही। उस समय तो ऐसा था नहीं। उस समय जब जो मध्यम श्रेणी के लोग होते थे, गरीब परिवार होते थे, वो जब उनके बच्चे सक्षम हो जाते थे, तो बड़े हो जाते थे, तो उसी खेती बाड़ी में अपने काम में उलझा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनको यो भी कुछ काम करेंगे तो उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम जो है खेती बढ़ेगी। तो हम तो कहते हैं भाई हमारे पिताजी ने बड़ा अच्छा काम किया कि कभी इस काम में हम लोग न उलझा के, और पढ़ाई लिखाई में मैं तो समझता हूँ कि बहुत यह अनुभव कर सकता हूँ कि भाई संकट में झेलते हुए और परिवार को पढ़ा लिखा के लाए। तो उस समय का ये दौर था, और स्वाभाविक है परेशानियां थी। हम लोगों ने देखा है कि सोर्स ऑफ इनकम खेती। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ आपको कि हम हमारे पिताजी इसी घर में थे, ये रहते थे। आज बचपन में हम लोग ले आते थे, हालांकि जबरदस्ती वो चले जाते थे गांव की बात। तो ये बाहर लान में बैठे थे, इस धूप गर्मी जाड़े का सीजन था, ठंडी का मौसम। तो पिताजी हमारा एक दोस्त है राजेश बोरा सिद्धार्थ नगर के, तो उन्होंने मेरे लिए काला चावल भेजा। अच्छा जी। काला नमक चावल। हाँ, सिद्धार्थ नगर का फेमस होता है काला नमक चावल 50-50 के बोरी के 5-6 कट्टे थे, भेजा। तो आके उतरा, हमारे दरवाजे पे उतार के उनका ड्राइवर ये जो भी रहा होगा चला गया, हम लोग थे नहीं। हमारे पिताजी ने देखा तो उनको लगा कि ये कहीं से खरीद के मंगवाया है इसने। तो शाम को जब हम आए तो यहीं बैठ के तो हमसे मजाक कर रहे थे, कह रहे भाई ये बताओ कि हमारे पास जमीन थी 6 बीघा, और उस 6 बीघे में हमने कभी कोई अनाज खरीदा नहीं, चाहे अनाज हो सब्जियां हो, सब कुछ बोते थे, खेत में तैयार करते थे, और आज तुम्हारे पास है 100 बीघा और तुम खरीदते हो यार। तो एक मजाक कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अरे हम बात, तो हमने कहा नहीं वो खरीदा नहीं है हमारा दोस्त। अरे बोले जो भी है तुम्हारा तो नहीं है ना। तो ये मैसेज ये है कि मतलब किसान के अंदर जो जोश था, जो मेहनत कश थे, तो वो उनका एक पिताजी को लगा कि भाई मैं किसान हूँ, फिर मेरा बेटा खरीद के खा रहा है, और अभी पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जमीन है, फिर क्यों ऐसा। तो ऐसा था। तो एक उस समय का दौर किसी का भी हो, तो उस समय का बहुत हमारे गांव में तो बहुत बड़े लोग थे भी नहीं, छोटे किसान थे, कोई 5 बीघा, कोई 4 बीघा, कोई 10 बीघा, मैक्सिमम 10-12-15 बीघे वाले किसान थे। तो उसी बीच में हम लोग पढ़ने लिखने जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, पैदल जाते थे, और जब थोड़ा और पढ़ाई लिखाई किए, हाई स्कूल में पहुंचे तो साइकिल से भी जाने लगे। लेकिन ठीक था, एक जुनून था, पढ़ाई लिखाई का भी था और खेलने कूदने का भी शौक था। ठीक है। गांव में आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आप शहर आए पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए लखनऊ में आप आए, यहाँ से पढ़ाई शुरू की। जब LU लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी एंट्री हुई और जब आप वहाँ पढ़ाई किए, तो वहाँ से राजनीतिक जो आपका सफ़र है, राजनीति वहाँ से शुरू हुई। उस जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि एक किसान का बेटा जो गांव से निकला है, जो गरीबी को देखा है, गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, कैसे मन में ख्याल आया कि
आए तो थे आप गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए, क्या गांव से ही मन में प्लानिंग बनाए थे कि लखनऊ जाकर राजनीति में प्रवेश करना है, या फिर कैसे ये सारी चीजें आई नहीं सामने? नहीं, राजनीति के बारे में तो बहुत कुछ जानता भी नहीं था, जी। क्योंकि हम लोग तो गांव से आए। हम्म। और तो हमने तो सुना था, लोग हमारे गांव में कहते थे, कोई जैसे क्या उस समय दौर होता था राजनीति का भी, तो राजनीति में मैं समझता हूँ कि बहुत नॉलेज गांव में किसी को नहीं होता था। एक दो जो मुखिया टाइप के लोग होते थे, पढ़े, थोड़ा सा पढ़े होते थे या पढ़े लिखे, और ये थोड़ा बहुत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते थे, हाँ। और ज़्यादातर कांग्रेस से जुड़े होते थे। जी। तो वो क्या करते थे, हमारे गांव में, हमारे ही नहीं किसी के गांव में, जी। उनको राजनीति का बहुत ज्ञान नहीं होता था। और वो लोग क्या करते थे, जैसे गांव के कोई मुखिया होते थे, और यहाँ तक कि मैंने देखा है प्रधान के दरवाजे या किसी बड़े आदमी के दरवाजे कैंडिडेट जाके बैठ गया, घर घर वोट नहीं मांगता था आज की तरह। जी। उस समय तो गांव में गया, किसी बड़े आदमी के दरवाजे पे चारपाई डाल के बैठे, और वहीं पर उसने कह दिया, ठीक है चिंता मत करो, ये गांव पूरा आपका। वो मान लिया जाता था। होता ही था, और पूरे गांव के लोग वोट देते थे। क्यों? क्योंकि गांव वालों को राजनीतिक ज्ञान नहीं था, उन्हें बिल्कुल नहीं था कि क्या हमारा अच्छा क्या बुरा। और यहाँ तक कि लोग तो ये कहते थे, कोई न होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो बेरानी। तो मतलब उनका ये था कि कोई नप हो जाए, कोई जीत जाए, हमें क्या फर्क पड़ता, तो जहाँ कहो वहाँ दे देंगे वोट, जहाँ गवा दे देंगे। और गाँव देते का थे एक लोग। बड़ा व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित मुखिया हुआ या इस वो तरह से कहते थे, कोई- वो वहाँ पूरा ठेका गांव के ले लेते थे, और गांव भर के लोग। और हम लोग बड़े खुशी खुशी से गांव में, जब वो बचपन में देखा है, जब वो कैंपेनिंग के लिए लोग आते थे, तो जीप वीप ज़्यादा होते थे, तो उसमें बिल्ले इल्ले होते थे, बिल्ले जो जेब में लगाए हुए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ शौक में बचपन लुटाते थे हम लोग, उसमें कूद पड़ते थे, धूल भी खा रहे, बिल्ले लूट रहे। तो ये बचपना बच्चों का ही नहीं, बड़े लोगों का भी इससे कोई वास्ता नहीं था। वास्ता नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं जनता को। मैं बताना चाहूंगी कि पहले के ज़माने में किस तरह से इलेक्शंस के पहले कैंपेन हुआ करता था। कोई भी गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर बोल दिया कि इनको वोट देना है, तो गांव के लोग दे देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा आप मैसेज दे रहे हैं जनता को कि पहले के ज़माने में किस तरह से लोग वोट देने के लिए लोगों वो को तो अब हम लोग कहते हैं कि कोई नरप होए हमें कहानी, अब हमारी हानि होगी। तो अब तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, कोई नृप कैसे होगा, अब नृप राजा तो अपना होना चाहिए ना, तभी हमारा फायदा होगा। तो इस तरह की तमाम भावनाएं लोगों के अंदर कुछ थी नहीं, कोई जानते नहीं थे, ठीक है वोट दे दिया दे दिया। वो लोग कहते थे, अरे आज वोट है, तो आज जाना है देने, आज जाना है, दे लगे, बटन दबाना है बस। बटन कहाँ था, तब तो मुहर लगती थी। अच्छा, तब तो मुहर भी लगती थी। हालांकि मैं तो उस जनरेशन से हूँ भी नहीं, मैं भी गलती बोल रही हूँ। तब तो मुहर लगती थी, तब मुहर लगती मुहर थी, लगा के आ जाना है जी। लगा जाते थे। हमारे यहाँ तो खैर कैप्चरिंग का चक्कर नहीं था, जहाँ और जगह कैप्चरिंग थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, लोग स्वेच्छा से ही दे देते थे। जी। तो आज दौर बदला, उन लोगों को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, और बड़े लोग जहाँ कहते थे वहाँ वोट देते थे। ठीक है, ये तो अब हम लोगों को कभी राजनीतिक, इसीलिए मैं गांव से निकला तो मुझे राजनीति से कोई बहुत वास्ता नहीं था। धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई करने यूनिवर्सिटी में आए, तो एक देखते देखते, सुनते सुनते, तब राजनीतिक चर्चाएं, और जब यूनिवर्सिटी में आए, बीए में एडमिशन लिए सब, और जिस समय मैं आया यूनिवर्सिटी में, ये 86 की बात, 86 87 की बात है शायद। उस समय एक छात्र आंदोलन हुआ, और उस छात्र आंदोलन में तब लखनऊ महोत्सव लगता था यहाँ बेगम हजरत महल पार्क में जी। उस समय का मुझे याद है कि वो लखनऊ महोत्सव चल रहा था, और छात्र आंदोलन भड़क गया। जब छात्र आंदोलन जब होता था तो पूरे प्रदेश में भड़कता था। उस टाइम आप क्या कर रहे थे जब ये जिस तो मैं पढ़ता था, एक साधारण सा स्टूडेंट था, मतलब बीए में थे? बीए में थे जी। बीए में एडमिशन लिया था। तो वो उस समय छात्र आंदोलन में, उसी आंदोलन में, और हम लोग भी शामिल पहुंच गए। तो फिर पुलिस ने हम लोग भी पकड़ लिया, और पकड़ के हम भी जेल गए।
तो थोड़ा सा राजनीतिक उस समय से जो जेल गए छात्र नेता ये भाषण, जेल में भी भाषण चलता था, उस तरह का एक माहौल था। तो धीरे धीरे हम लोग राजनीति की तरफ चले गए। राजनीति तो मैं बहुत बाद में आया, और मैं आपको बताऊं, मैं तो वो संघर्ष देखा हूँ। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन बीए में कराया, तो हमारे एक क्षेत्र के ही थे रमाशंकर शुक्ला जी, वो मुझे लेके आए थे। वो मेरा एडमिशन उन्होंने कराया था लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपके गांव के थे? हाँ, गांव के बगल के गांव के थे जी। तो वो एक थोड़ा मैं स्वाभिमानी था पहले भी। तो उनके पास भी कोई हॉस्टल नहीं होता था, और हॉस्टल में हॉस्टल उन्हीं लोगों के लखनऊ यूनिवर्सिटी में होते थे जो बड़े दबंग लोग होते थे। अच्छा। बड़े लोग दबंग, उनके पास हॉस्टल होते थे। वही जिनको चाहते थे, उन्हीं के जो टीम के लोग होते थे उन्हीं को हॉस्टल मिलता था, बाकी हॉस्टल सबको नहीं मिल पाता था। ये आपके हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ये लखनऊ की यूनिवर्सिटी की कहानी है। जी। और तो मैं देखता था कि शुक्ला जी के साथ में रहते रहते चलता था। मैंने कहा यार, अब वो जिसके कमरे में रुके मैं भी रुकूं, तो मुझे ऐसा लगे कि साला मैं किसी के साथ क्या, ऐसा लग रहा था कि जैसे, तो थोड़ा इन्फेक्ट लगती थी, स्वाभिमान की बात, थोड़ा सा ऑड लगता था। तो मैं कहता शुक्ला जी आप जाओ। तो मैं एक छोटा सा बैग इस तरह का रखता था, तो उसमें मैं अपने 2-3 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी रखता था, और 2 चादर रखता था। ये आप गांव से लेकर आए थे? गांव से लेके आए थे। और उसी जो आज छात्र संघ भवन है हमारा, हनुमान सेतु के सामने जी, उसमें बड़ी सी कैंटीन भी है पंडित जी की। पंडित जी हमारे थे, वो उनकी हुआ करते थे। तो गर्मी के सीजन में तो अच्छा, आज अब एसी कूलर सबकी आदत हो गई। उस समय तो मैं देखता हूँ हॉस्टल में भी हम लोग रहते, पंखे से ही काम चलता था भीषण गर्मी में। तो मैं उस लान में चादर बिछा के और ऊपर एक चादर ओढ़ लिया, सो जाते थे खुले में। खुले में मैं, वो जो लान होता है, लान था, लान में सो जाते थे, और अपना बैग जो है उसी कैंटीन में रखते थे। और सुबह चूंकि जब मैदान में आदमी सोता है तो सुबह जरा जल्दी नींद खुल जाती है, तो कोई जल्दी नींद खुल जाती थी, तो जल्दी जल्दी उसी कैंटीन में अपना मैं नहा के तैयार हो गए। अच्छा, कैंटीन वाले नहीं रोका करते थे आपको? नहीं, कैंटीन वाले नहीं रोकते थे। नहीं, वो जानते थे, वो रुपए अच्छे बड़े मिलनसार थे पंडित जी। तो उन्हीं के में नहा धो के अपना फिट हो जाता, फिर बैग वहीं रखा, फिर अपना क्लास चले गए या लोगों के साथ टीम में चले गए। तो धीरे धीरे लोगों की दोस्ती हुई, लोगों से टीम बनी। टीम बनने के बाद फिर अच्छा, लगभग कितने महीने या कितने दिन आप उस खुले मैदान में सोए? मुझे लगता है ये लगभग 1 साल हमने काटा। 1 साल? ठंड नहीं, ठंड में तो अंदर सो जाते थे, जाया करते थे, और गर्मी में आप बाहर। बहुत सारा परेशानी। हाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े तमाम। ऐसी बात नहीं थी कि कोई हम किराए का कमरा नहीं ले सकते थे या कोई, लेकिन ऐसा लगा था होगा। हाँ ठीक है, वो उस टाइम सेविंग का वक्त था। हाँ, तो जितना बच जाए मेरे लिए आगे काम आएगा। तो वो हम लोग फिर जब धीरे धीरे टीम बन गई, और वो यहाँ का माहौल ही था कि भाई जो दबंग, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है, हॉस्टल उसी को मिलेगा जो लोग। तो हमारी एक टीम बनी, फिर नेताओं से जुड़े लोग मिले, तो फिर हॉस्टल भी मिल गया, हॉस्टल में रहने लगे। जब नेता हुए तो फिर कोई ऐसा हॉस्टल नहीं था जहाँ हमारे पास 10 कमरे ना हो। तो एक दौर था, वहीं से धीरे 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 करके राजनीति में, छात्र राजनीति में वहाँ से। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि खुले मैदान में आप सोया करते थे, फिर धीरे धीरे आपकी एक टीम बनी, लेकिन वो रुचि कैसे आई? वो एग्जैक्टली वो पॉइंट जानना चाहती हूँ। कैसे मन में है कि अब तो मुझे जाना है राजनीति में, चाहे जो हो जाए? ये मुझे नहीं पता, धीरे धीरे करके अपने आप, मतलब वो रुचि आती गई, फिर कब प्रवेश कर गई आपको? एक टीम बनती गई और ग्रुप लीडर बन गए। ग्रुप लीडर के साथ। अच्छा, आप एक घटना भी बता रहे थे, ये लखनऊ महोत्सव वाला, वहाँ पे आप गए? लखनऊ महोत्सव में
हम छात्र नेताओं छात्रों ने अच्छा, वहाँ उस टाइम आप तो तोड़ इंटरेस्ट, फोड़ कर दिया। आपको उस टाइम राजनीति में इंटरेस्ट था? नहीं नहीं, तब तो मैं स्टूडेंट ये था टीम वगैरह भी और नहीं लोगों बना के था? साथ चला गया। हम्म। तो जो और लड़के थे हम भी साथ में तो गए, तो उसमें कहा जा हम ही सकता है पकड़ कि गए। वो महोत्सव जो है चिंगारी वहीं से शुरुआत हुई। वहीं से शुरुआत हुई चिंगारी में मान और सकते वहीं हैं। आग लगी। उसी महोत्सव में आग भी लगाई हुई सब बच्चों ने, और वहीं से बवाल शुरू हुआ, वहीं से अरेस्ट हुए, पकड़े अच्छा, गए। ये बवाल किस लिए हुआ था, इसके बारे में? वो एक छात्र आंदोलन था। और छात्रों का क्या होता था, आज तो छात्र राजनीति बहुत मतलब लास्ट में चली गई एकदम तरह, अब तो हो ही नहीं रही। पहले किसी भी छात्र ने की छात्र जो होते थे, छात्र नेता होते थे, वो सत्ता के खिलाफ उनकी प्रवृत्ति होती थी जी। और सत्ता होती थी कांग्रेस की, तो उसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था लाने के लिए लड़ाई होती थी सरकार से। उसी के खिलाफ आंदोलन, उसमें वीर बहादुर सिंह मुझे लगता है मुख्यमंत्री थे शायद, तो वो उस व्यवस्था के खिलाफ थी, आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन इतना छोटा मोटा आंदोलन नहीं होता था, उस समय पूरे प्रदेश में आंदोलन होता था। सारी यूनिवर्सिटियों में पूरे प्रदेश में स्ट्राइक हो जाती। अच्छा, उस टाइम यूनिटी भी, यूनिटी थी, बहुत ज़्यादा यूनिटी थी। धीरे धीरे करके तो वो, और हमें क्या पता था, हम लोग तो धीरे धीरे पढ़ने आए, पढ़ते पढ़ते जिस शासन भवन में हम लान में सो जाते थे, और उसी के एक दिन हम पदाधिकारी बने। तो वो दौर रहा है। अच्छा ठीक है, अब छात्र संघ पे जब हम आई गए हैं तो वहां से भी एक सवाल आपसे ले लेती हूँ। आप महामंत्री भी बने छात्र संघ के, उस दरमियान किस तरह का माहौल था, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। महामंत्री बने, उसके बाद से आगे अभी और मैं आऊंगी, फिर पार्टियों से भी आपका जुड़ा हुआ, पहले तो आप उस बारे में मुझे बताइए। देखिए, छात्र नेता, लोकप्रियता कैसे आपने छात्रों के बीच में फैलाई? देखिए, ये कोई ऐसा न मंत्र होता है और न ऐसा कोई कोर्स होता है जिसको करने के लिए, करने के बाद लोकप्रियता हासिल होती है जी। ये तो बाय नेचर हो जाता है। और जब एक टीम बनती है, टीम में एक ग्रुप लीडर बन जाता है जी। और ग्रुप लीडर जब बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो उस नेतृत्व तो करने लगेगा। और जब चुनावी दौर होता है तो चुनाव लड़ने का शुरू हो गया। पहले तो हम लोग किसी को चुनाव लड़ाते थे, राकेश सिंह राणा जी उनको चुनाव लड़ाते थे, लड़ाते लड़ाते फिर हम चुनाव खुद लड़ने हो गए, उनको जीत गए सब। तो ये इस तरह का एक माहौल अपने आप बनता है। और कोई भी नेता बनने के लिए कोई कोर्स तो नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आदमी के अंदर ये सब आ ही जाता है, हो जाता है। इसमें तो उस समय क्या होता था, जो हम लोगों का पुलिस से बहुत झगड़ा होता था और पुलिस से ही लगता दुश्मनी होती थी। दुश्मनी ऐसा लगता था कि भाई नेचर में आ गया कि पुलिस से झगड़ा, पुलिस हमारा दुश्मन है, पुलिस हमारी दुश्मन है जी। तो जब कोई क्योंकि आंदोलन होगा, कोई मैटर आएगा तो पुलिस ही आगे खड़ी होती थी। तो बहुत बार पुलिस से मारपीट हुई, बहुत बार हम लोग पीटे, तो बहुत सारी हुई। तो ये सब होता रहा, ये सारा होता रहा। ठीक है, छात्र संघ से आप महामंत्री रहे, छात्रों के बीच में भी रहे, वो पूरा जो एक दौरान, उस दौरान क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी है, सुनी है, और खुद उस माहौल में रहे हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड सवाल मैं आपसे ये करूँगी सर, कि आज भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर छात्र संघ की चुनाव नहीं होती है, रोक दी जाती है, छात्र धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, विरोध करते हैं, और यहाँ तक कि बोलते हैं कि इस विश्वविद्यालय में ये सारी चीज़ें कमियाँ हैं, ऐसे में यहाँ पर एक छात्र नेता होने की बहुत ज़रूरत है। आप इस चीज़ को सपोर्ट कितना करते हैं? हालांकि आप वहीं से शुरुआत की हैं, तो आपकी क्या शुरुआत अभी के माहौल को देखते हुए? मैं आपको बताऊं कि मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि चुनाव नहीं बंद किया हो गए, जो वो अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग तो वहीं से नर्सरी थी हमारी। और छात्र जीवन से शुरू करके, छात्र राजनीति से शुरू करके एक संघर्ष करने का एक हमारे अंदर माजदा बढ़ा, लोगों के लिए लड़ने के लिए माजदा बढ़ा। एक आज भी मैं बता रहा हूँ, जो भी नेता भी होंगे, जो आज राजनीतिक नेता भी हैं, राजनीतिक लोग जो हैं, जो छात्र जीवन से आए,
छात्र राजनीति करके आए, उनके काम करने का अलग अंदाज होगा और दूसरे जो एंगल से आए वो उनका अंदाज अलग होगा। जो छात्र नेता होगा, मैंने कहा ना कि उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि उस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ना, और उसका काम करने का भी ढंग अलग होगा, चाहे जिस छात्र नेता को आप देख लीजिए। जो छात्र राजनीति करके आया राजनीति में, उसका काम करने का उसको जनता अंदाज अलग होगा। तो उस तरह की व्यवस्थाएं जो हुई जो छात्र जीवन में, कि हम लोग तो उसी नर्सरी से आए, तो मैं समझता हूँ कि उस समय भी चाहे छात्रों की समस्या को लेके, ऐसा नहीं है कि हम लोग छात्र नेता तो सिर्फ छात्रों की लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसकी जो अव्यवस्थाएं होती थी जिसके खिलाफ भी हम लोग लड़ते थे, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन घेराव करते थे। हम लोग कभी विधानसभा भी घेरते थे, हम लोग राज्यपाल को घेरते थे, तो उस तरह करते थे। तो एक होता था। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि छात्र नेता की जो चुनाव पे रोक लगाएगी ये वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि काम करने का, क्योंकि वो देखे रहते सुने रहते, कहीं ना कहीं आप यही एक मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अब सीधे वहाँ से मैं आना चाहती हूँ बहुजन समाज पार्टी। आप वहाँ पे कैसे जुड़े, कैसे बहन जी से मुलाकात हुई, किस तरह से उस पार्टी को ज्वाइन किए, इस बारे में मुझे बताइए। देखिए, हमने आपको एक चीज हमने जी बताया कि जो मैंने बचपन में वो सीन भी देखा था, जो हमने स्कूल में कक्षा 6 की बात बताई आपको, तो उस समय तो हमको इस बात का कोई अनभिज्ञ थे और न इसका कोई ज्ञान था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, ग्रेजुएशन में पहुंचे, छात्रों के बीच में पहुंचे, पढ़ाई लिखाई जैसी जड़ से बढ़ती गई तो ज्ञान आया। तो उस समय फिर मुझे फील हुआ कि यार ये अभी सिस्टम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इंसान तो इंसान है जी। इंसान सब है, क्योंकि मानव में तो अलग अलग जातियां हो सकती हैं, लेकिन मानव तो है, बराबर होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए उस समय बहुजन समाज पार्टी, हालांकि बनी तो वो 84 में थी, लेकिन उस समय तो नहीं थी एक तरीके। हम लोग 99 में बीएसपी में गए। 99? हाँ, जब तो हमने छात्र राजनीति छोड़ दी, तो मुझे उस समय ठीक लगा उस व्यवस्था के जो हमारे मन में कहीं ना कहीं था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। तो हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग, हमारी मानसिकता थी, तो हम उसमें गए। तो हमको लगा कि बहुजन समाज पार्टी बेहतर है, तो इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी में चले गए। और बहुजन समाज पार्टी में गए तो वहाँ हमने काम भी बहुत किया, तो ऐसा लगा, इसलिए ठीक लगा मुझे। आपको लगा कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी में गए, एक लंबे वक्त तक भी आप उस पार्टी में लंबे समय तक रहे। और बहुजन समाज पार्टी में होता है ना कि किसी पार्टी में कुछ चेहरे बहुत चर्चित होते हैं, ऐसे में उन चेहरे जो चर्चित चेहरे थे उसमें आपका भी नाम आया करता था कि बहुजन समाज पार्टी के आप काफ़ी चर्चित चेहरा भी माना करते थे। और उस पार्टी को छोड़ने का विचार कैसे आया? इतना फेम मिला, इतना रुतबा मिला, इतना इज्जत मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला, आपको क्या ऐसी कमी दिख गई? उस पार्टी की जर्नी के बारे में मुझे आप थोड़ा बताइए। ये तो बड़ा वैसा प्रश्न कर दिया आपने। बहुजन समाज पार्टी में जब हम गए थे छात्र राजनीति के बाद, थोड़ा अच्छे से बताइए सर, जनता भी जानना चाहती है क्या ऐसा हो तो गया जी। मैंने कहा ना कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी में दिमाग से काम नहीं करते थे, दिल से काम करते थे। क्योंकि हम उस विचारधारा को मानते थे कि हर व्यक्ति समान है, किसी के साथ, अरे अमीरी गरीबी अलग चीज है,
कोई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, वो विषय है नहीं, हम वो हो सकता है, लेकिन एक कोई भी व्यक्ति हो उसका सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समानता का अधिकार दिया, छुआछूत को इस देश से मिटना चाहिए, उस समय मुझे लगता था कि बीएसपी अच्छा काम कर रही है और ठीक काम कर रही है। जिन समाज के लोगों में जो राजनीति नहीं जानते थे, मैंने आपको बताया ना, हम तो गांव से निकल के आए, गांव के लोगों को मैं जानता हूँ, वो राजनीति जानते ही नहीं थे कि राजनीति होती क्या है। वो बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत किया और लोगों को बताया कि तुम्हारे वोट का अधिकार क्या है, उनके अधिकारों को बताया। इस पे हमने काम किया, हमें इंटरेस्ट आया, हमको अच्छा लगा, हमें लगा कि हमारा सब्जेक्ट जैसा लगा, तो उस पे हमने भी काम किया। तो गांव गांव में ये एक माहौल बना, राजनीति को समझे। और ये बात तो सही है कि हमारे देश के संविधान में राजनीति, जो समाज जो राजनीतिक हो गए वो आगे भी बढ़ गए। क्योंकि जब किसी भी समाज को अगर उसे मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, तो अपने आप मिट जाएगा। और अगर किसी समाज को आगे लाना है, अगर आगे बनाना है, तो उस समाज के व्यक्तियों को अच्छे पदों पे बैठा दो, वो समाज अपने आप आगे आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी समाज है, अगर उस समाज के व्यक्तियों को राजनीति से लेकर अधिक अच्छे पदों पे अगर वो पहुंच जाएंगे तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाता है, उसको वो गौरवान्वित महसूस करता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो जैसे उस समय बहुजन समाज पार्टी ने ये काम किया, जो ऐसे समाज थे जो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानते थे, जो कहते थे जो कोई न होए हमें कहानी, उनको ज्ञान सिखाया बीएसपी ने और उनमें राजनीतिक ललक पैदा किया, राजनीतिक चेतना पैदा की, राजनीतिक भूख पैदा की, राजनीति उसमें लीडरशिप डेवलप की। और जो लीडरशिप डेवलप हुई वही तो आज दिखाई दे रही पूरे प्रदेश में। तो उससे बहुत चीजें ठीक हुई ना। अब कहीं दिखते ही नहीं है आपको, बहुत कहीं कोई छुआछूत जैसी चीज नहीं रही है, नहीं मानता कोई। और अब मैं समझता हूँ क्या उससे अगड़े पिछड़े सब कहीं कोई है, व्यवस्था नहीं है। अब कोई शेड्यूल कास्ट आदमी किसी ब्राह्मण के घर में खाना भी खाएगा और हमारा ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी उन्हें सम्मान देता है जी। तो वो एक तो अशिक्षा भी थी, तो वो सारी चीजें दूर हुई। और हमने कहा ना, जब किसी भी समाज को आगे लाना है तो उसके समाज के लोगों को आगे अच्छे पदों बैठा तो समाज आगे बढ़ जाता है। हम तो आज भी जिस पार्टी में हम आज काम कर रहे हैं, हम उसको भी अच्छा मानते। जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इतने दिन पहले, देश की आजादी के तुरंत बाद ही उन्हीं ने ही नारा दिया था सबसे पहला अंत्योदय का, जो डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, जो बाबा साहब की सोच थी। भाई बाबा साहब की कोई दुश्मनी थी क्या? बाबा साहब की भी तो यही सोच थी कि जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उदय होना चाहिए, उसके चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए। ये बाबा साहब ने सोचा था। इसी आधार पे उन्होंने संविधान में हमारे तमाम, तो उसी विचारधारा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी वही विचारधारा थी कि अंत्योदय की। तो ऐसा लगा कि इन लोगों
सोचते थे कि भाई अच्छे लोग जब इस अच्छे उनके गरीब कमज़ोर लोगों जी। को भी अच्छा जीवन स्तर हो, यही बाबा साहब चाहते थे। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनसे साथ छुआछूत जो एक महान संकट बीमारी थी उस समय की रही होगी जब बाबा साहब रहे होंगे, तो वो जब समाप्त हुई उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने नारा दिया, तो आज उन सब चीज़ों से दूरी हुई ना काफ़ी। आज आज हमारी पार्टी उसी पे काम कर रही है। आज मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब, हालांकि इसके पहले भी हमारी सरकार रही, पंडित दीनदयाल श्रद्धेय अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। उनके सामने कुछ संकट रहे होंगे कि हम पूरी तरह से अपनी विचारधारा को लागू नहीं कर पाए होंगे वो, लेकिन आज उनका भी स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ ऐसा किया श्रद्धेय अटल जी ने। लेकिन जब 2014 में आदरणीय मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, तो जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था अंत्योदय, उस पे काम किया और उस पे आगे बढ़े। आज हम उसी पे काम कर रही है हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय मोदी जी, योगी जी उस पे उसी विचारधारा पे आगे बढ़ रहे। आज मैं तो योगी जी को मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी तो नाथ संप्रदाय के महंत हैं जी, मुख्यमंत्री हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी की तो बात ला दी है, हालांकि इस पे तो मैं सवाल करूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, इस बारे में मुझे बताइए। फिर मैं छुआछूत वाले मामले पे आऊंगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ना, बहुजन समाज आपने पार्टी अच्छाइयाँ तो को, तमाम गिनाई सर, लेकिन छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्यों लगा कि अब मुझे दूर होना चाहिए इस पार्टी से? देखिए मैं चूंकि उनके साथ रहा हूँ जी। और लंबे समय तक काम मैंने किया है, वो हमारी नेता नहीं है, हम उनके बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने का हमारा नेचर नहीं है, न हमारा कल्चर रहा जी। और न मैं अपनी ये हैसियत मानता हूँ कि मैं उनके जी। के बारे में कोई टिप्पणी करूँ। बस इतना ही मैं कहूँगा कि जिस विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी थी, जी। जो मानवर काशीराम जी ने उस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया था, ये बात सही है कि उन लोगों में भी लीडरशिप डेवलप किया था, जिस को लीडरशिप करने का कभी मौका, उस समय तो कांग्रेस की सरकारें होती थी, सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया। लेकिन काशीराम के संघर्ष ने, मानवर काशीराम के संघर्ष ने उन समाज के लोगों को भी लीडरशिप डेवलप हुई, ये मौका उन्होंने दिया और उन्होंने अच्छा एक काम किया। अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं कर सकता, मैं इतना ही कहूँगा, जैसे आपने कहा कि आपने बहुजन समाज छोड़ी क्यों जी। अब मैं यही कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई। लेकिन सर मायावती जी तो आज भी पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, आज भी कहती हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर, कांशीराम जी की कई कई बातों को वो उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि हमारी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को लेकर चलती, दलितों को लेकर चलती है। बाकी समाजवादी पार्टी हुई या फिर भारतीय जनता पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, ये सब तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस आधार पर वो कह रही हैं? देखिए, बेवकूफ़ तो कौन बना रहा, क्या नहीं बना रहा, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये सही है कि विचारधारा लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी चली थी,
जी। जिस आधार पे लोग बहुजन समाज पार्टी पे भरोसा करते थे, जुटे थे, जी। तो क्या कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज एक सीट पे आ गई? तो कुछ तो रीजन होगा। आज एक सीट पे है खाली। जो बहुजन समाज पार्टी को सींचे थे, बड़े थे, उसी में पैदा हुए, उसी में नेता बने, बहुत ये बात सही। वहाँ से हमारी कुछ शुरुआत हुई, तो हमें भी व्यक्तिगत भी लाभ हुए, जी। राजनीति में भी हुए, राजनीति से लेके बहुत सारी चीज़, लेकिन बहुत सारा काम भी तो किया। तो ऐसे तमाम लीडर थे जो धीरे 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 करके उनको वो अलग किए गए। हालांकि आप खुल के उस बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपने पहले ही जिक्र कर दिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और उदाहरण भी दे दिए कि कोई तो कमी रही होगी तभी एक सीट बची है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ पे आप आए, बोले कि छुआछूत नाथ संप्रदाय सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई, और उसी संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर सबसे ज्यादा अटैक तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पे लगता है सर, इस पे क्या जवाब देंगे आप? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी अगर जो सबको एक समान मान रहे हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पे ही लगती है, और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को तो यूपी से रिलेट करके ज्यादातर। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कभी ये नहीं कहते कि मुसलमान हैं तो देश से निकाल दिए जाएं, ये तो नहीं कहते हो। वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो बस ये जरूर कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये मुझे गर्व है, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो अगर कोई अपना धर्म स्वीकार करता है, और वो दिखावा तो करते नहीं, जैसे और नेता लोग हैं, जो नेता जाएंगे आज अगर उनके रोज़ा अफ्तार में जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे, रुमाल डाल लेंगे, तो ये तो दिखावा है, ये तो नौटंकी है। तो वो इसके खिलाफ है, वो कहते हैं हम ये नहीं करते। तो वो कौन सी आफत कर रहे हैं कि कोई मुसलमान को निकाल दो, प्रदेश से बाहर हो जाओ, ऐसा तो नहीं करते। तो इससे कहाँ साबित हो जाता कि मुसलमानों के खिलाफ है? आज देखो ईद है, आज सबको बधाई दिया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट दिया उससे ज्यादा दिया है योगी जी ने। तो कहते हैं भाई, कहते हैं कि ये, और उसके वो खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये जो राजनीतिक दल जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं खाली, और वोट के लिए वो उनको मुल्ला मौलाना बनाए रखना चाहते हैं, मौलवी बनाए रखना चाहते हैं। वो कहते नहीं, हम इनको मौलाना मौलवी नहीं बनाना चाहते। हम मुसलमान के भी बच्चे को, मुस्लिम का बच्चा, वो भी तो इस देश का नागरिक है, उससे भी मुख्य धारा में आना चाहिए कि नहीं? वो भी कंप्यूटर सीखे, वो भी अंग्रेजी सीखे, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, जो मुस्लिम के लीडर भी हैं, वो अपने बच्चों को तो बड़े बड़े कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो फिर काहे इनको मदरसों में पढ़ाई खाली उर्दू की, और यह खाली उसकी धार्मिक किताबें ही पढ़ी जाएंगी? क्यों भाई, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, इस्लाम की किताबें पढ़ाओ। वो तो नहीं पढ़ाते, तो अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाते हो, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हो, इन गरीब के बच्चों को क्यों ऐसा करते हो भाई? तो योगी जी तो कहते हैं हम मदरसों को भी बंद नहीं करते, हम मदरसों में भी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, उर्दू भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए, यहाँ से भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, उन्हें भी मुख्य धारा में ही, वो भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए ना। तो
उस पर वो कहते। अगर वो योगी जी कहते थे नहीं मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सेवा भाव से राजनीति करते हैं। हम राजनीति करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा मूल मंत्र जो है वो सेवा भाव है। हम सेवा भाव से राजनीति करते हैं, हम बिजनेस बना के राजनीति नहीं करते। ये लोग बिजनेस बना के राजनीति करते हैं। ये लोग कौन से? विपक्ष के लोग वो बिजनेस समझते हैं, राजनीति को बिजनेस बनाते हैं। हम सेवा भाव करते हैं। हमारा ये शौक है, हमारा ये नेचर है कि हम किसी गरीब की, जो कमजोर व्यक्ति है, उसकी मदद करें। ये हमारा नेचर है। हम किसी का शोषण नहीं करते, हम किसी की सेवा करते हैं, इस भाव से काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय एमएलसी कहे जाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। सबसे पहले तो इनके मन में बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन जैसे ही लखनऊ में ये एंट्री की है उसके बाद से राजनीति के क्षेत्र में आए और इन्हें ऐसा लगा कि अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो फिर राजनीति के क्षेत्र में आकर ये एक नया एक आयाम रचेंगे। उसके बाद से चीज़ें बेटर होती जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी इन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, भारतीय जनता पार्टी दिखावा नहीं करती है और विपक्ष के मुद्दों पर कोई बात कहने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बेमतलब की बातें करते हैं। हमारे इस खास बातचीत यानी कि पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।